हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट 12th क्लास का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है आपके पास फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिस्कस करेंगे, इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई सफिक्स में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करने से पहले एक बार एरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। 11th क्लास में अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रूम, तो आप तो बोल देंगे L into B और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर एक 12th क्लास के बच्चे से पूछा जाए कि आपके पास, ये मान लेते हैं x एक्सिस है, ये मान लेते हैं y एक्सिस है और ये मान लेते हैं z एक्सिस है, और ये स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूम मान लेते हैं और इसकी दोनों साइड a। अब अगर मैं आपसे बोल देता हूं इसका OA ये B ये C, अब अगर आपसे बोलता हूं इसका एरिया निकालिए इसका, तो एक्स वाई प्लेन में है एरिया, तो एरिया जो वेक्टर आएगा, क्योंकि इसमें आपको याद हो इसका एरिया कैसे निकालते थे, तो इसका एरिया निकालेंगे हम OA इंटू AB। याद आया? क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे, याद आ रहा होगा आपको। पैरेललोग्राम लॉ में पैरेललोग्राम, अगर हम एक साइड A है और एक साइड B है और अगर इसका एरिया निकालते थे तो आता था A क्रॉस B, और अगर मैग्नीट्यूड निकालते थे इसका एरिया का, तब हम क्या करते थे A क्रॉस B मॉडुलस, और A क्रॉस B अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा AB sin थीटा और यूनिट वेक्टर ईटा। यानी कि A क्रॉस B से एक वेक्टर आएगा ईटा कैप, और ये ईटा कैप क्या होता था, परपेंडिकुलर टू A एंड B बोथ। याद आया? क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी। तो फिर जब यहां पर आपने इसका एरिया निकालने जा रहे हैं तो ये आएगा OA क्रॉस AB। अब OA A साइड है लेकिन किस तरफ है, X के अलोंग I, क्रॉस AB A Y के अलोंग J, तो कितना आ गया ये इनटू A स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया I क्रॉस J, और I क्रॉस K क्या होता है डियर K, यानी कि क्या डायरेक्शन आ गई, K का मतलब क्या हो गया Z एक्सिस, Z के अलोंग। तो अब कंफर्म हो गया कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया में हमने डायरेक्शन ले ली है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले तो यही आपको क्लियर करना था। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, बात करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिफाइन करने जा रहे हैं, इट इज द नंबर ऑफ field lines passing through an area normally। आप ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली, या फिर परपेंडिकुलरली भी कह सकते हैं आप। एक सरफेस आप लेते हैं और उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन, ये सरफेस एरिया है, अब इससे कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं जो इसके नॉर्मली जा रही हैं, ये फील्ड लाइंस 1 2, तो इसमें से 2 फील्ड लाइंस जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और कैसे जा रही हैं, इसके परपेंडिकुलर जा रही हैं, नॉर्मली जा रही हैं। तो नॉर्मली कितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस से, गिवन सरफेस से पास हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन शर्त ये है कि वो इससे नॉर्मल जानी चाहिए। तो इस समय अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स क्या आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है 2, क्योंकि 2 लाइन जा रही है। अगर मैं एरिया इतना ही रखता हूं लेकिन फील्ड स्ट्रॉन्ग कर देता हूं,
फील्ड स्ट्रॉन्ग कर देता हूं, पढ़ चुके हैं आप फील्ड लाइंस, तो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस जाएंगी। अब ये फील्ड लाइंस ये जा रही, स्ट्रॉन्ग फील्ड कर दिया है तो डेंस हो गई ये फील्ड लाइंस। अब आप देखिए कितनी फील्ड लाइंस इससे जा रही हैं, इसी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जा रही है हमारे पास 4, तो फ्लक्स हो गया आपके पास 4। तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस जा रही हैं किसी गिवन सरफेस एरिया से उन परपेंडिकुलर, लेकिन शर्त ये वो परपेंडिकुलर जानी चाहिए, नॉर्मल जानी चाहिए, परपेंडिकुलर किसी गिवन सरफेस से कितनी लाइंस जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे हैं। यानी कि आपकी समझ में आ गया होगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती हैं, जितना ज्यादा फील्ड होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 बात करते हैं, अगर लाइंस हमारे पास किसी, ये एरिया बनाया मैंने, अगर इसी को मैं डबल कर देता हूं, इस एरिया को डबल कर देता हूं, अगर इसी एरिया को डबल कर देता हूं तो ऑब्वियस है ये कोई फील्ड है, गिवन फील्ड। अब 2 लाइन 6 लाइन 8 लाइन जा रही हैं, बहुत सारी लाइंस जा रही थी, मान लीजिए ये गई फील्ड लाइंस। अगर एरिया कम था तो उसमें से 2 ही लाइन जा रही थी, लेकिन अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया उसका तो अब बजाय 2 लाइन के कितनी लाइन जाने लगी, और ज्यादा लाइन इस एरिया में से पास होने लगी। यानी कि जितना बड़ा एरिया लेंगे आप उतनी ही पॉसिबिलिटी है ज्यादा से ज्यादा लाइंस उसमें से पास करेंगी। तो दूसरा क्या डिपेंडेंस आई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पर, किसी सरफेस एरिया पर। तो ये 2 बातें आपने क्लियर करी, उसको समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास किस बात पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी लाइंस जा रही है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना एरिया, कितने एरिया से पास कर रही है। तो अगर हम इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, समझ लेते हैं कि ये मान लीजिए एरिया है, ठीक है। अब ये सरफेस एरिया मान लेते हैं ये एरिया वेक्टर है, दिस इज नॉर्मल। जो एरिया वेक्टर है, एरिया की डायरेक्शन है वो हम ले रहे हैं आउटवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल जैसे ये बोर्ड है, अगर ये एरिया है तो इसकी जो डायरेक्शन मानेंगे वो आउटवर्ड, इस प्लेन से पीछे की तरफ आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं लेंगे, आउटवर्ड लेंगे। तो ये जहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, अगर इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ई, लेकिन वो थीटा एंगल पर जा रही है, इसके परपेंडिकुलर नहीं जा रही, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर कौन है, एरिया वेक्टर, नॉर्मली इस तरफ नहीं आ रही, किसी एंगल से जा रही। तो अब कैसे निकालेंगे, अब हम देख सकते हैं, आपको पता होगा कि इसके 2 कंपोनेंट कर सकते हैं ई के, ई कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। अब आपको ये बताना कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लक्स में। फ्लक्स क्या डेफिनेशन था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली। अब ये नॉर्मल है एरिया वेक्टर, तो ई cos थीटा कंट्रीब्यूट करेगा या ई sin थीटा। ई sin थीटा किधर है, अलोंग द सरफेस, ये सरफेस के अलोंग है ये, और ये ई cos थीटा किधर है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। सरफेस आपकी ऐसे अगर हम ले ये है सरफेस, ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर है और ये सरफेस के अलोंग है। तो हमें तो कौन सी लेनी है, जो इसमें से पार निकले, इसे क्रॉस करे, इसके परपेंडिकुलर, इसमें से पार निकले, इसकी सरफेस के अलोंग ना हो, जो इसके परपेंडिकुलर इसमें से पास करते हैं। तो कौन पास कर रहा है, ई cos थीटा पास कर रहा है। तो हमारे पास अब फ्लक्स कितना हो गया, हमारे पास फ्लक्स हो गया ई cos थीटा, और एरिया ए मान लेते हैं इनटू ए। एरिया से कितना पास होगा, ई cos थीटा पास हो रहा है, पूरा एरिया कितना है इसका ए, तो ई cos थीटा ए। और अब आपको बताते हुए जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ई ए cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए।
अरे भाई ए डॉट बी भूल गए, ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। तो फिर ई वेक्टर है, एरिया भी अभी बताया वेक्टर है, थीटा एंगल है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला किसी भी सरफेस से कितना आ गया, ई डॉट है। इसका मतलब फ्लक्स कैसी हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर हो गई। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। दूसरी बात एसआई यूनिट, एसआई यूनिट निकालिए। तो एसआई यूनिट कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी याद आई, न्यूटन पर कूलम। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। या इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट थी वोल्ट पर मीटर, और एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाए तो क्या भी आ गई इसकी यूनिट, इसकी यूनिट क्या भी हो सकती है, वोल्ट मीटर। तो या तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होगी, या इसकी यूनिट वोल्ट मीटर हो सकती है। थैंक यू।